हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डीपी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल टीचर जी। तो आज हम 12th क्लास के फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम की सीमाएं डिस्कस करेंगे। तो ये बिना देर करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। जैसा कि दो आवेश अगर होते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। अगर वो दोनों आवेश प्लस प्लस हैं यानी सजाती है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। एक माइनस एक प्लस तो फिर ये करेगा एक दूसरे को आकर्षित। तो इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार चार्ल्स ऑगस्टन डे कूलाम नाम के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया, जो नियम कुछ इस प्रकार है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर बाय द वे इसको समझने के लिए हम देखते हैं, एक आवेश हमने यहां ले लिया, बिंदु आवेश अर्थात एक ऐसा पॉइंट चार्ज, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। और दूसरा, इसको हम ले लेते हैं Q1, इसको हम ले लेते हैं Q2। इनको हम R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर रख दे रहे हैं।
अब इसको हम मान ले रहे हैं चार्ज 1 और इसको मान ले रहे हैं चार्ज 2। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अगर ये पॉजिटिव होंगे तो रिपल करेंगे, निगेटिव होंगे तो भी रिपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे। तो यह चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, और यह चार्ज इसको इधर रिपल करेगा। अब इधर को जो यह चार्ज इस पर जो बल लगा रहा हो, बल को हम लिखेंगे फोर्स 1 ड्यू टू 2। पहले चार्ज पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल, पहले चार्ज के पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल। तो ठीक इसी प्रकार से इधर का जो फोर्स होगा दूसरे पर है पहले के द्वारा, यहां होगा। अब एक बात यहां पर आपके दिमाग में उड़ती होगी कि अगर अभी मैंने बताया कि एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये चार्ज आपस में ये चीज इसको यहां पर ही क्यों रिपल किया, ये इसको यहाँ कर सकता था, यहाँ कर सकता था, यहाँ कर सकता था, यहाँ कर सकता था, कहीं कर सकता था, लेकिन इसने यहाँ ही क्यों किया। तो इसके बाद की एक लाइन है कि दे एक्ट सेंटर लाइनिंग ज्वाइन, अर्थात एक दूसरे के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। ये जो आवेश हैं एक दूसरे को इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो बल हो गए। और एक चीज और भी इसमें क्लियर है कि ये दोनों जो बल होते हैं परिमाण में बराबर होते हैं, परंतु विपरीत होते हैं। ये जो बल हैं एक दूसरे से परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशाओं में विपरीत होते हैं। अगर इन पर हम माट लगा दें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों बराबर एग्जैक्टली। तो इन पर जो लगने वाला बल जो F होगा, Fe अर्थात फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो पहला आवेश आपका क्या हुआ, Q1, दूसरा क्या है Q2। फिर आपने क्या देखा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। F इलेक्ट्रिक इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हम क्या करते हैं, F इक्वल दैट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ K क्या है, K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जो माध्यम पर निर्भर करता है। अब माध्यम क्या हुआ, अगर ये दोनों चार्ज निर्वात में है जहाँ पर हवा ही नहीं, वैक्यूम है, फिर एयर में रख दो या फिर इनके बीच कोई परावैद्युत वस्तु रख दो या फिर इनके बीच में और कुछ रख दो आप, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कुछ भी रख दो, तो इसकी वैल्यू अन्य अन्य माध्यमों में अन्य अन्य होती है। लेकिन यहाँ हमको सिर्फ एक चीज़ का डिस्कस करना है, निर्वात या वायु। तो यहाँ पर हम K का मान लेते हैं 9.0 इंटू 10⁹ अब इसका मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अगर Fe, आइए यहाँ देखते हैं, इक्वल दैट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एफ ई आर स्क्वायर इक्वल दैट के क्यू वन क्यू, के इक्वल दैट एफ ई आर स्क्वायर बाई क्यू वन क्यू टू इक्वल दैट के। एफ ई क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब ये क्या है? आर क्या है? दूरी। दूरी को कैसे मापते हैं? मीटर में, मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है? आवेश। आवेश को कैसे मापा जाता है? कूलाम। कूलाम गुणे कूलाम बराबर क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो हम इसको सिर्फ याद रखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो चीज़ ना समझ में आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। इसको मैं मिटा लूँ और फिर आगे चलता हूँ। एक लाइन इसमें और लिख लीजिए आप। यह बल इन आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश होता। अब आपका कूलाम का नियम पूरी तरह से पूरा हो गया। अगर थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ डिस्कस कर लें तो जो आपका ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थात वैद्युत बल है, ये काफ़ी कुछ सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। कैसे? क्योंकि ए भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पे है और ए भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पे है। यह दोनों आवेशों के गुणनफल का परिमाण का समानुपाती होता है और यह दोनों द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात इन दोनों में इतने सिमिलरिटीज है। ये दोनों नियम किस पर फॉलो करते हैं? व्युत्क्रम के वर्ग के नियम पर या वर्ग के व्युत्क्रम पर, वर्ग के व्युत्क्रम पर। ये दोनों रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट के है, यहाँ पर कांस्टेंट जी है, बट यहाँ का जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल है। ये हमेशा ऑल यूनिवर्स में इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। जबकि के की वैल्यू हमेशा
9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं होती। ये सिर्फ कब होती है? जब वैक्यूम हो या एयर हो। अंडरस्टैंड? ओके। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। Vector form of Coulomb's law। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, आइए इसको हम समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे? पहले 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, छोटे छोटे आवेश लेंगे। एक आवेश हमारा हो गया Q1 और दूसरा आवेश हमारा हो गया Q2। इनको हम R दूरी पर रख दे रहे हैं। इसका वैल्यू है मॉड R। अब हमारा ये चार्ज है फर्स्ट और ये हमारा चार्ज है सेकंड, ऐसा हमने माना। अब ये दोनों कैसे हैं? चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। अब इस चार्ज पर इसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, अर्थात चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो इधर का फोर्स क्या होगा? F12, अर्थात पहले पर दूसरे के द्वारा। और इधर पर फोर्स क्या हो जाएगा? दूसरे पर पहले के द्वारा। अब इस R का आपको वेक्टर प्राप्त करना है, तो इसके 2 वेक्टर होंगे। एक इस दिशा का वेक्टर जो होगा, इस दिशा का वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और इस दिशा का वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, अर्थात R1 माइनस R2। क्या था कोई दिक्कत? तो यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r। अब ये दोनों बिंदु आवेश क्या हैं? इन पर समान परिमाण वाले 2 बल लगेंगे। इन दोनों आवेशों पर समान परिमाण वाले 2 बल लगेंगे। वो बल क्या है? F12 इक्वल दैट माइनस F21, अर्थात ये जो बल है इनका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है, बट इनकी जो डायरेक्शन है, दिशाएं जो हैं वे अपोजिट हैं। तो अगर आप किसी एक बल को उठा लो डेफिनेट करने के लिए, अगर हम मान ले रहे हैं इसको डेफिनेट कर रहे हैं, तो इस पर इसके द्वारा आरोपित बल क्या होगा? F12 इक्वल दैट,
अभी आपने पढ़ा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब आर के लिए आपने क्या माना था, मॉड, तो मॉड ले लो। क्या ये वेक्टर हो गया? नहीं, क्योंकि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। यहां तक आपने क्या किया है, केवल मैग्नीट्यूड दिया है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, एक यूनिट वेक्टर देना पड़ता है, इकाई सदिश। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आर का? जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि जो मॉड आर है ये किसके बराबर है, इन दोनों वेक्टरों के बराबर है। R2 माइनस R1 इक्वल दैट R1 माइनस R2। तो चाहे आप मॉड R लिखो, चाहे R2 माइनस R1 लिखो, चाहे R1 माइनस R2 लिखो, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो आइए हम इसको यूनिट वेक्टर दें। अब इधर के लिए F12 के लिए आपका जो वेक्टर होगा वो आपका ये होगा R1 माइनस R2। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते थे फिर ए कैप, तो क्या लिखते थे, वेक्टर ए अपान मॉड ए। तो अगर आपको इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसी के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। तो लाइए देखिए, R1 माइनस R2 पर कैप लगा दिए। अब कैप कैसे फाइंड करते थे आप, वेक्टर और उसके मॉड से। तो इसके लिए आइए के Q1 Q2 बाई मॉड। अब मॉड आर के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का कैप। ये क्या हो गया? अब इसको आपको फाइंड करना है, तो आइए फाइंड करते हैं इसी तरह। R1 माइनस R2 इक्वल दैट R1 माइनस R2 अपान R1 माइनस R2। यानी ए कैप इक्वल दैट वेक्टर ए अपान मॉड ए। तो ठीक उसी प्रकार से R1 माइनस R2 का कैप इक्वल दैट R1 माइनस R2 का वेक्टर अपान मॉड R1 माइनस R2। imply that k Q1 Q2 upon R1 minus R2 into R1 minus R2 R2 R1 माइनस R2 का मॉड। अब यहाँ पर क्या है, दो पावर, यहाँ पर क्या है, सिंगल पावर। तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे के Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। ये आपका वेक्टर फॉर्म हुआ। अब आपके माइंड में बात आती होगी कि यहाँ पर क्यूब, पिछले वाले में स्क्वायर,
तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ठीक इसी का एक पावर ऊपर भी है जो एक से कैंसिल हो सकता है, फिर आपको वही आर स्क्वायर ही प्राप्त होगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए। चलिए इरेज करना है। अब हम देखेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसे सबसे पहला काम कि आप इसको केवल पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश पर ही लगा सकते हो, बड़े बड़े चार्ज पर आप इसको नहीं लगा सकते हो। अगर बिंदु चार्ज की बात करें हम, तो बहुत छोटे छोटे चार्ज होंगे, बहुत छोटे छोटे। फिर अगर आप सोचो कि बिंदु चार्ज बहुत छोटे होते होंगे, तो ऐसा कोई परिभाषा नहीं दिया गया है कि पॉइंट चार्ज बहुत छोटा होगा। पॉइंट चार्ज हमेशा निर्भर करता है दो चार्जों के बीच की दूरियों पर। अगर बाय द वे मान लो एक छोटी सी गोली है तो उसे आप पॉइंट चार्ज बोल रहे हो, लेकिन आपको वाटरमेलन मिल जाए, तरबूजा, ये कितना बड़ा तरबूजा है, कितना बड़ा तरबूजा, तो कह दिया जाए क्या ये पॉइंट चार्ज हैं? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलोगे। लेकिन अगर इस तरबूजे को एक यहाँ पर रखा जाए, दूसरा 1 किलोमीटर दूर रखा जाए, तो जब एक दूसरे तरबूजे को कोई देखेगा तो उसको कैसा दिखाई पड़ेगा? बहुत छोटी गोली जैसा। तो वहाँ पे पॉइंट चार्ज हो गए। तो पॉइंट चार्ज यानी इस बिंदु आवेश हमेशा दूरी पर वैरी करते हैं, इनका कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले इन्हें केवल आप बिंदु आवेश पर ही कार्य करते हैं। सतत आवेश पर कार्य नहीं करती। ये चार्ज जब दोनों स्थिर होंगे, स्थिर होने पर ही कार्य करते हैं। यदि दोनों आवेश
गतिमान होते हैं तब कार्य नहीं करता। क्या? कूलाम का नियम कार्य नहीं करता। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यदि दोनों में से एक चार्ज मोशन में रहेगा और एक स्टैटिक्स रहेगा तो ये कार्य करेंगे। गतिज होगा तथा दूसरा स्थिर होगा। तब कार्य करेगा। नहीं क्या? कूलाम का नियम। फिर भाई तो मान लो हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो अगर ये दोनों स्टेबल है तो तुरंत कार्य करेंगे। अगर ये इधर को चलने लगा और ये इधर को चलने लगा तो कार्य नहीं करेगा। अगर मान लिया जाए ये आपका Q1 क्या है, रेस्ट पर है, और जो Q2 है, Q2 धीरे धीरे चल रहा है, तो बिल्कुल कार्य करेगा। जब दोनों मोशन में होंगे तब नहीं कार्य करेगा। इनमें से एक स्थिर होगा, दूसरा मोशन में होगा तो कार्य करेंगे। दोनों स्थिर होंगे तो कार्य करेंगे। पॉइंट चार्ज होंगे तभी कार्य करेंगे। कंटिन्यूसली अगर ये मान लो कि ये पाउडर है छोटा सा, अगर छोटा सा है तो कार्य कर रहा, लेकिन इस पर चारों तरफ पूरा आवेश बिखरा हुआ है तो ये कार्य नहीं करेगा। कूलाम का नियम पॉइंट चार्ज पे ही वैरी करता है। किसी कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट सेक्शन आपका है।